स्वागत है आपका सतीश जी, नई परख के मंच पर। तो धन्यवाद। बंगाल में पहले दौर का मतदान तो अब नज़दीक आता जा रहा है और हम लोग हमेशा हम और आप बंगाल की स्थिति पे विचार करते रहे हैं और आपने जो विश्लेषण किए हैं नई परख के मंच पर, वो परख के दर्शकों को अभी तक याद हैं। उनका ज़िक्र वगैरह भी लोग पूछते भी हैं, इस बारे में सतीश जी की राय क्या है? तो अब तो आर-पार का क्षण आ रहा है। सबको जिसको जितने दांव चलने थे वो चल दिए हैं। हर तरह का हथकंडा, हर तरह का प्रचार, दोनों तरफ से, विपक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से। मतलब वहाँ ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में सत्ता पक्ष हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष हैं और भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता पक्ष है, लेकिन पश्चिम बंगाल में विपक्ष है। तो वहाँ पे एक विशेष तरह की स्थिति भी है। तो अब आपका क्या तबसरा है इसके ऊपर? जरा नए सिरे से एक बार फिर से विचार व्यक्त कीजिए अपने। देखिए, जब से प्रधानमंत्री जी ने झाल मुढ़ी खाया, हुँ, हिंदी में मांगा झाल मुढ़ी, हुँ, बंगाली में मांगते तो ज़्यादा इम्पैक्ट होता। हुँ, तो झाल मुढ़ी खाना मतलब अभी तो फुटबॉल में हो सकता है किक भी लगाएँगे, हुँ, वो भी है। वो ना लगाएँ तो हुँ, शाह जी लगाएँगे। हुँ, कुछ लोग मछली लेके घूम रहे थे हाँ। और एक तो मछली आज खा के भी दिखा रहे हैं। हाँ, हुँ, तो अब वो बता रहे हैं कि वो मछली खाने वाले लोग हैं या ये बताना चाह रहे हैं कि मछली खाने आता है उनको, पता हुँ, नहीं। हुँ, तो आपने ठीक ही कहा, जितने भी दाँव हैं सब चीज़ चले जा रहे हैं। हुँ, अब उसका प्रभाव कितना पड़ेगा, ये हमारे समझ से अभी नहीं है, में हुँ, नहीं है, हुँ, सच्ची बात ये कह दें। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा हुँ, कि ये चुनाव असाधारण अनप्रेसिडेंटेड चुनाव, हुँ, इस लिहाज से हुँ, ये शायद कभी पहले कभी नहीं हुआ हुँ, कि 27 लाख वोटर, हुँ, अब मैं शब्द बोल रहा हूँ वोटर, वो उनका क्या हुआ, अंत में क्या होगा? इस बार हो सकता है लाइनें में लगे रहे तो पता चला कि वोटर कार्ड में नाम जुड़ गया, हुँ, क्या पता? हुँ। क्योंकि अभी तक स्थिति मेरे ख्याल से स्पष्ट नहीं, क्योंकि सही आज कह जो सही कह राष्ट्रीय जी, राष्ट्रीय अखबार का जो हेडलाइन है, उस खबर को पढ़ने के बाद उन्होंने 8-10 तस्वीरें भी छापी है कि जो 2002 में वोट किए और उनका नाम ही नहीं। हुँ, एक एक बड़ा ही इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है हुँ, और उसको कहा गया कि ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है। ये क्या होता है मुझे नहीं समझ में आया। हुँ। तो किसी की समझ में नहीं आ रहा है सारे देश में। हाँ। तो ये अब अगर वैसा वाला चुनाव है तो हम लोग का चर्चा भी व्यर्थ ही है। हुँ, तो क्या कहा जाए जब हर चीज़ ही पे सवाल है। और देखिए कानूनी तौर पर तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि भई अ, इतने ज़्यादा पैरामिलिट्री लगाए गए हैं, तो हम आप उसका विरोध भी नहीं कर सकते। कारण ये है कि भई सुरक्षा की दृष्टि से, फ्री फ्री एंड फेयर पोल की दृष्टि से हुँ, और कोई डर का माहौल हो तो उसको खत्म करने की दृष्टि तो हम विरोध तो नहीं कर सकते। लेकिन जो तैनाती है, वो भी आज तक हमको नहीं लगता है ऐसा पहले कभी हुआ। हुँ, तो अब आगे चुनाव में क्या है, अब वो कैसे कहा जाए? देखिए हाँ, इतना ज़रूर कहेंगे हुँ, कि दिखावा तो ज़रूर है उतना कि भई बीजेपी आमादा है बंगाल को जीतने के लिए, है कि नहीं? ये हम ज़रूर कह सकते हुँ, हैं कि आमादा है, तो आमादा है तो आजकल तो चमत्कारिक नतीजे भी आते हैं अभय जी। हम हुँ, कहें, न कहें, हम जो भी कहें, लेकिन है तो ऐसा। तो एक पक्ष ये है, दूसरा पक्ष इसी का अभय जी मैं ये भी समझता हूँ हुँ, कि ममता बनर्जी के साथ जो महिला वोटर का है, चाहे मुस्लिम वोटर का है, चाहे कई और अन्य प्रकार के वोटर हैं, जो बंगाली प्राइड वाले लोग हैं, कल्चर वाले लोग हैं, हुँ, वो भाजपा संपूर्ण प्रयास करके भी एकदम से हिला देगी, हमें नहीं लगता। हुँ, थोड़ा तो मैं ममता को ज़रूर कहूँगा कि एक एज होना चाहिए, हुँ, थोड़ा, थोड़ा ही। मैं ये भी कह रहा हूँ कि पिछले बार जैसा नहीं, जो एकदम
खेला हो ही गया, हुँ, ऐसा हमें लगता है। हुँ, क्योंकि वोट भी कटे, इस तरह की तैनातियाँ हो रही हैं, हुँ, ऊपर से 27 लाख वोट का है, हुँ, ऊपर से आप ये देखिए कि एक एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। बड़ा ही लो की प्रोफाइल में ये वोट हो रहा है। अभी एक जोरों से लग रहा कुछ तो युद्ध खा गया, हुँ। तो उससे वो प्रवाह नहीं चढ़ा, तो ज़मीन पर क्या तैयारियाँ हैं, मुस्तैदी है, क्या मोबिलाइज़ेशन है, ये एक बहुत अहम पक्ष इस बार के चुनाव का होगा। जी। देखिए, अब जैसे कि मैं आपके सामने एक मोटे-मोटे कुछ मानक या चित्र रखता हूँ। जैसे कि अभी आपने कहा कि जो अ, बंगाल की भाषा और संस्कृति पे गौरव करने वाला वोटर हैं? वो मोटे तौर पे ममता बनर्जी के साथ होना चाहिए उसको। महिला वोटर है, उसके बारे में भी उम्मीद की जाती है कि वो ज़्यादातर उसमें से ममता बनर्जी के साथ होगा। जो मुसलमान वोटर है, उससे भी उम्मीद की जाती है कि वो ज़्यादातर ममता बनर्जी के साथ होगा। अब ये बंगाल की भाषा और संस्कृति पे गौरव करने वाला जो वोटर है, वो भद्रलोक जो है बंगाल का, यानी बंगाल का जो अभिजन है पढ़ा-लिखा, समझदार, शहरी तबका है बंगाल का, वो भी वही हुआ, वही तो बंगाल की गौरव बंगाली भाषा संस्कृति के गौरव पे रहता है। अच्छा, जब इतना सब हो गया है, तब फिर भारतीय जनता पार्टी के पास अच्छा, पिछली बार पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा ये समझा जा रहा था कि जो मतुआ वोटर है, वो भाजपा को प्राप्त होगा। इस बार भाजपा चूँकि उसको नागरिकता नहीं दिला पाई और जो वोट कटे हैं, उसमें मतुआ वोटर बहुत बड़ी संख्या में हैं। ये रिपोर्ट हुई है, ये बात रिपोर्ट हुई है। तो वो भी कोई भाजपा से बहुत खुश नज़र नहीं आता। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी निगाह में वोटरों की वो कौन-सी कैटेगरी है? क्योंकि हम लोगों ने कई कैटेगरीज़ अभी अभी हम लोगों ने उनका ज़िक्र कर दिया। तो वो वोटरों की कौन-सी कैटेगरी है उत्तर भारत से गए हुए वोटरों को छोड़ के? उत्तर भारत से गए हुए वोटरों के बारे में हम मान सकते हैं कि वो भाजपा के प्रति हमदर्दी रखते होंगे। बाकी और कौन-सी ऐसी श्रेणी है जिसको भाजपा ये कहेगी कि ये ठोस रूप से हमारे वोटर हैं? देखिए, एक तो जो एक हिंदुत्वा ब्रिगेड का वोट रहता है पूरे देश में, वो आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन वो दे ही देता है बीजेपी को। एक वोटर वो है। लेकिन सतीश जी, 1 मिनट आप माफ़ कीजिए मैं बीच में बोल रहा हूँ। जो भाजपा का कैचमेंट एरिया है, यानी भाजपा का जो प्रभाव क्षेत्र है, उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिम भारत। ये जो भाजपा का क्षेत्र है, यहाँ पर उसका वो हिंदुत्ववादी वोटर काफ़ी अच्छी बड़ी संख्या में है। इसमें कोई शक नहीं। आप अपना सेटल कर लीजिए ज़रा। जी। हाँ, थोड़ा-सा ये गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, ठीक कर लीजिए। फ़ोन आ हुँ, अब ठीक है। नहीं, नहीं, अभी ठीक कहाँ है, पहले ये तो रोटेट होगा तभी ना। हाँ, हाँ, अब हो जाएगा, कर लीजिए। अब नहीं, हो अभी नहीं, जाएगा। हाँ, अब ठीक है। हाँ, जी, आप कह रहे थे कुछ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी का कैचमेंट एरिया है, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रभाव क्षेत्र है, जहाँ सबसे ज़्यादा वोट हासिल करती है, वो है उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिमी भारत। वहाँ पर हम मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक कोर वोटर है, एक विचारधारात्मक वोटर है। जैसे आप हिंदुत्ववादी वोटर कहें, कट्टरपंथी वोटर कहें, राष्ट्रवादी वोटर कहें, जो चाहें कहें, लेकिन वो है। वो कुछ भी हो जाए, वो भाजपा को उनका बड़ा हिस्सा वोट देगा। बहुत कम बड़ी मुश्किल में ही भाजपा से नाराज़ होता है। नाराज़ भी होता है तो किसी और पार्टी को नहीं देता, घर बैठ जाता है अपने, किसी और पार्टी को नहीं देता। दक्षिण भारत में वो वोटर बहुत ही कम संख्या में है, ना के बराबर है, कर्नाटक को छोड़ दिया जाएगा तो। और अ, उत्तर-पूर्व में भी उत्तर-पूर्व में भाजपा जीतती है, असम में जीतती है और छोटे-छोटे राज्यों में जीतती है, लेकिन भाजपा का वो कैचमेंट एरिया नहीं है जो उत्तर-पूर्व है। तो वो तो वोटर बहुत कम होगा पश्चिम बंगाल में। जी, देखिए इनका जो वोट पूरा का पूरा है जो आपने पूछा कि हुँ, कौन लोग इनको भाजपा को वोट दे सकते हैं, तो ऐसा मेरी मतलब मेरा रीडिंग कहता है, हुँ, जो हम जहाँ रहते हैं वहाँ के जो एक विस्थापित बंगाली उन लोगों से बात
करते हैं, विस्थापित मतलब जो प्रवासी हैं, जो कमाने आए हैं यहाँ अपना रोज़गार वगैरह, तो उन लोगों से बात करते हैं, तो ये थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी दिखता है, आपको सच्ची बताऊँ तो। हुँ, हाँ, वही लोगों से मैं जो लोग हैं उनसे मैं 5 साल पहले भी बात करता था और मेरी हर दिन 5-6 बंगालियों से भेंट होती, आज भी हुई। सच्ची बात है कि आज भी हुई। हुँ, उनसे लगता है कि ये जो फैलाया गया थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी वाला, हुँ, वो एक बात है। हुँ, दूसरी बात है कि जो एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है, उसमें हुँ, एक और चीज़ होती है कि भई सबसे ज़्यादा होता है कि युवाओं को, कि भाई ममता सरकार ने आपके लिए क्या किया, ना रोज़गार है, ना नौकरी है, ना वगैरह-वगैरह, वो एक एलिमेंट बनाने की कोशिश है। हुँ, तीसरा ये है कि आप देखिएगा कि जो आपने नॉर्थ बंगाल के बारे में बात कर ही ली, हुँ, नॉर्थ बंगाल के बारे में कह दिया, तो वो तो पिछले चुनाव में भी कुछ अच्छा ही उस तरफ प्रदर्शन रहा था। फिर दार्जिलिंग जैसे इलाके हैं, तो ये मोटे तौर पर और शहरों में प्रयास बीजेपी का निश्चित रूप से होगा क्योंकि पहले तो शहर की ही पार्टी होती थी, जहाँ भी था बीजेपी, हुँ, हैं? तो वो उन लोगों को एक अ, क्या कहते हैं उनको मोबिलाइज़ करके या उनको करके वो कोशिश है। लेकिन ये पर्याप्त है? ये मैं भी समझता हूँ कि शायद पर्याप्त नहीं, नंबर 1। अब इसमें नंबर एक जी, जी, नंबर हाँ, 2 नंबर हुँ, 2 हुँ, एक मैंने शब्द निकाला डीबीटी, मेरा वाला डीबीटी। तो एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है? वो जो शब्द प्रचलन में 14 से आया, हालाँकि हुँ, वो तो बन गया था यूपीए में ही, वो एक बात है और हुँ, लेकिन बंगाल में एक दूसरा डीबीटी, इसका नाम मैंने रखा है दीदी बेनिफिट ट्रांसफर या दीदी बैंक ट्रांसफर। हुँ, तो वो दीदी का जो बैंक ट्रांसफर है, बेनिफिट ट्रांसफर है, इस बार सिर्फ बीजेपी प्रॉमिस कर सकती है, कुछ दी नहीं। दे भी सकती थी, कोई कई तरीके हो सकते हैं हुँ, देने के। जैसा दिल उन्होंने असम में खोला, वहाँ की सरकार भी थी इसलिए भी, लेकिन यहाँ तो केंद्र को ही खोलना था। हुँ, तो वो खोल सकते थे, वो नहीं खोला। जैसे जैसे बिहार में नीतीश जी की सरकार थी या बीजेपी की सरकार थी, तो 10-10 हज़ार वाला हुआ और ममता बनर्जी भी यहाँ 7-8 हज़ार रुपया के लगभग लमसम ये स्कीम, वो स्कीम, ये स्कीम और लगातार चला भी रही हैं। वो एक बड़ा फैक्टर होगा जो ममता को अगर ममता के लिए इस बार भी उनको जीत के आना है, तो ये जो ममता का डीबीटी है, दीदी डीबीटी जिसको हम कह रहे हैं, वो एक अहम भूमिका निभा रहा होगा और खास तौर से बंगाल जैसे राज्य। जी। जी, हाँ, बिल्कुल ये आपने बेहतर कहा इसमें। अच्छा, ये एक गठजोड़ भी बना था वहाँ पर अ, असदुद्दीन ओवैसी और जो एक पूर्व टीएमसी के पूर्व बाबरी मस्जिद बनाने का जिन्होंने बीड़ा उठाया था, हाँ, उनके साथ में एक गठजोड़ बना था। फिर वो एक स्टिंग ऑपरेशन हो गया। स्टिंग ऑपरेशन की का फ़र्क ये पड़ा कि वो गठजोड़ भी टूट गया। तो जो मुस्लिम वोट कटने के का अंदेशा था, थोड़ा बहुत मुस्लिम वोट इधर-उधर जाने का अंदेशा था, वो अंदेशा भी ममता बनर्जी ई उस अंदेशे से भी ममता बनर्जी मुक्त हो गईं। अब ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि एक एंटी इनकम्बेंसी का वोट है। 15 वर्ष तक जो पार्टी सत्ता में रहती है, उसके खिलाफ नाराज़गी ज़रूर जमा होती है और विभिन्न तबकों में जमा होती है। ये ये मेरी मूर्खता होगी अगर मैं इस एंटी इनकम्बेंसी वाले पक्ष को नज़रअंदाज कर दूँ। अच्छा, अब ममता बनर्जी के खिलाफ मैं मानता हूँ कि एंटी इनकम्बेंसी दूसरे मुख्यमंत्रियों के मुकाबले कुछ ज़्यादा भी हो सकती है। क्योंकि ममता बनर्जी संघर्षशील नेता हैं, जुझारू नेता हैं, आसानी से उनको झुकाया नहीं जा सकता है, राजनीति की नब्ज़ पे उनकी उँगलियाँ भी रखी रहती हैं, कुशल रणनीतिकार भी हैं, सड़क पर कूद पड़ती हैं, मरने-मारने में भी उनको कोई वो नहीं है, संगठन भी उनका बड़ा शक्तिशाली है, पूरे बंगाल का सबसे ताकतवर संगठन है, बंगाल का ऐसा कोई चप्पा नहीं है जहाँ ममता बनर्जी का आदमी का कार्यकर्ता खड़ा ना हो ममता बनर्जी के पक्ष में, ये सारी बातें उनके पक्ष में जाती हैं। लेकिन मैं उनको सुशासन देने वाला मुख्यमंत्री नहीं मानता।
मैं ये नहीं मानता कि उन्होंने कोई बहुत ही कोई सुशासन दीदी है। ऐसा ममता बनर्जी को नहीं मानता। सुशासन देने के मामले में, गुड गवर्नेंस देने के मामले में तृणमूल कांग्रेस की सरकार पिछले 15 महीने में उसने कोई भी विशेष तीर नहीं मारा। तो ऐसी हालत में उनके खिलाफ हम लोगों को ये मानना चाहिए कि एंटी इनकम्बेंसी खासी होगी और उस एंटी इनकम्बेंसी में एक तीखापन भी होगा। अब क्या भारतीय जनता पार्टी को क्या एंटी इनकम्बेंसी इतनी है और क्या भाजपा सक्षम है उस एंटी इनकम्बेंसी का पूरी तरीके से दोहन करने में? और ममता बनर्जी को भी ये बात निश्चित रूप से पता होगी कि एंटी इनकम्बेंसी है, तो उन्होंने उस एंटी इनकम्बेंसी को बोधरा करने के लिए, उसको मंद करने के लिए, उसके प्रभाव को, उसके तीखेपन को घटाने के लिए क्या-क्या प्रयास किए आपकी निगाह में? देखिए मैंने कहा आपसे कि मैं एक चीज और जोड़ दूं, मैं पिछली बार लोकसभा चुनाव के बाद जब विधानसभा चुनाव हुआ था, तो ममता बनर्जी ने कोशिश की थी कि जो उनकी पार्टी के नेता कटमनी लेते हैं, उस कटमनी को वापस किया जाए। एक इलाके में जाके उन्होंने खुद जनता से पूछा कि आपसे कितना किसने किसने कटमनी लिया है, तो पब्लिक ने खड़े होकर कहा कि इन लोगों ने लिया है। ममता जी उन्हीं के सामने कहा कि वापस करो, तो लाइन लगा लगा के लोग अपना कटमनी वापस ले गए। और उसके बाद हुआ कि पूरे पूरे पश्चिम बंगाल में जगह जगह लाइन लगा लगा के लोगों का कटमनी वापस किया गया। इससे वो एक बड़े पैमाने पर वो अपने खिलाफ जो नाराजगी थी, पार्टी के कार्यकर्ताओं के भ्रष्टाचार को लेकर नाराजगी थी, वो नाराजगी कम हुई और ये माना गया कि ममता बनर्जी की कंट्रोल में पार्टी है, वो भ्रष्ट लोगों का हाथ मरोड़ के उनसे पैसा वापस भी दिलवा सकती है। ये उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले किया था। वो एंटी इनकम्बेंसी को कम करने का एक बड़ा जोरदार और प्रभावी तरीका था। इस बार क्या किया? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ममता बनर्जी इस बार पिछले कुछ समय से हम महसूस करते हैं कि वो रक्षात्मक राजनीति कर रही है। रक्षात्मक का मतलब ये है कि भाजपा मिसाइलें फायर करती रहती हैं, करवाती रहती हैं, मुद्दे उठाती रहती है और उसका वो जवाब देती रहती। कितना जवाब दिया है मैं नहीं जान सकता। इतना मेरा उतनी समझ नहीं है, लेकिन जो स्कीम्स लाए, जो पैसे ट्रांसफर किए, जो लोगों को साथ जोड़ी, तरह-तरह का कभी हिंदूज़ में, कभी मुस्लिम्स में बैलेंसिंग की, चाहे इस तरह की चीज़ें उन्होंने की है, युवाओं के लिए स्कीम लाया, ये सब उन्होंने किया है। लेकिन बात ये है कि ममता बनर्जी देखिए, ममता बनर्जी और भाजपा दोनों एक ही प्रकार की पार्टी, एक ही तरह के, दोनों में बहुत समानता है। दोनों समानताएँ मतलब प्रचार-प्रसार में तो दोनों का बराबर का टक्कर है, बराबर का टक्कर है, एक-एक बिंदु पर अगर ले ले तो वो वाली बात है। बाकी इस प्रकार से क्या किया है, उतना मैं नहीं जानता। मैं नहीं कह पाऊँगा आपको, लेकिन जो दिखाई पड़ता है वो यही है। इधर रक्षात्मक है, स्कीम ले आओ, मार्च कर लो और कभी-कभी बीच में एग्रेशन दिखा दो। ये वगैरह-वगैरह जैसे चले जाना, जो उन्होंने भी जो है ना पिक्टोरियल राजनीति बहुत की है इस बार। जैसे अब चली गई क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट में ये पहन के वकील वाला। फिर फिर देखिए कि जब आईपैक वाला हुआ, तो एकदम रोड पे आ गई। तो ये एक है कि जो हुआ है उसके प्रत्युत्तर में ही कुछ-कुछ करने का प्रयास किया है। ये हम समझते हैं। ओरिजिनल इनिशिएटिव इस दौरान क्या हुआ है, तो मैंने बस स्कीम की बात कही, एक बात। दूसरी बात, एसआईआर को इन्होंने बहुत मुद्दा बनाया ममता ने। ज़मीन से लेके सुप्रीम कोर्ट तक बनाया तो है और शायद ये पहला स्टेट होगा जहाँ एसआईआर का जो मुद्दा है, वो एक मुद्दा हो। वो एक मुद्दा लोगों में राजनैतिक मतलब चुनावी मुद्दा भी हो। ये हमें लगता है। एक 2 चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि अ, आपने ठीक कहा कि सुशासन वाला तो ममता बनर्जी का वैसा कुछ ख़ास रहा नहीं। वो तो एकदम पॉलिटिकल पॉपुलिस्ट नेता हैं और उसी हिसाब से चलती हैं। ऐसा मेरा मानना है अभय जी कि अभी भी बंगाल का जो चुनाव है,
आपने कहा दांव-पेच खेल दिए गए हैं, अभी बाकी है। हुँ। मैं आपसे कह रहा हूँ। हमको लगता है कल से लेके ये 23-24 24 तक एक है कि एकदम चुनावी जो होता है ना कि सेट हो गया। हुँ। वैसा अभी भी हमको लगता है कुछ न कुछ नाटकीय वहाँ होना है। हाँ, इसलिए देश का जो पहले चरण का मतदान है उसको बहुत ध्यान से देखना होगा कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि ममता ने वहाँ पर इसको प्रत्युत्तर में एक विक्टिम कार्ड भी तो बहुत खेला है। वो हुँ। उसको वो बंगाली प्राइड से जोड़ करके एसआईआर के मुद्दे को लेकर के हुँ। वगैरह-वगैरह। वो बनाया है और वो कितना असर है, हो सकता है उसका कुछ असर हो। ये मैं कह सकता हूँ। दूसरा आपने कहा ये आपको हमें हम लोग देखते रह गए, अचानक से हम लोग युद्ध में फँसे हुए थे। मतलब हुँ। युद्ध में हम लोग का ध्यान था और हुँ। एक हुमायूँ बम निकल गया बीच में। हुँ। हुमायूँ कबीर वाला जो बम आ गया स्टिंग ऑपरेशन का, तो हुँ। जिस समय हुँ। वो तथाकथित बावरी का वो प्रचार कर रहा था वो आदमी जो एमएलए साहब हैं, हुँ। जो कि हो सकता है भाजपा के ही हों, तो हुँ। भाजपा को दूरी बनानी पड़ी उससे, हुँ। बनानी पड़ी और ओवैसी ने भी दूरी बनाई। तो ये बिल ओवैसी का दूरी बनाना मुझे बहुत मेरे मन में कई सवाल खड़े। जैसे? जैसे जैसे सवाल ये होते हैं कि भाई अगर थी नहीं तो क्या हुमायूँ कबीर के भरोसे थे क्या ओवैसी? हुँ। बिहार में तो नहीं थे। हुँ। तो ये ओवैसी ने एक प्रकार से हम कहेंगे एक प्रकार से कि इन्होंने मैदान छोड़ दिया, हुँ। मैं ये कहूँगा। तो हुमायूँ बम वाला जो चीज़ था, वो हुँ। तो तो जो वोट कटे भी होंगे अगर मान लेते मुसलमानों के, तब तो हुँ। उसको कंपनसेट कर दिया उस इस हुँ। बम ने कि भाई एक आदमी ऐसा है, ये तो भाजपा के उसको तो ममता ने फैलाया होगा जो मैंने कहा प्रचार-प्रसार से। हुँ। तो अच्छा एक चीज़ और मैं कहूँगा, देखिए पार्लियामेंट कई बार ऐसा हुआ है कि ममता अलग राह चली, विपक्षी एकता के धुरी से, कई बार। चाहे राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट चुनाव में जो उनका रुख रवैया रहा है, वो कांग्रेस से मिल-जुल के नहीं रहा है, कहना पड़ेगा। आईएनडीआईए बना के बिगाड़ने वालों में या उसको वो अपना अलग चलने में वो भी है, ममता भी है। देखिए पार्लियामेंट में तो इस बार जो है ये जो महिला वाला बिल है, महिला या डिलिमिटेशन बिल में उसमें तो सब एकजुट हो गए और भयानक ढंग से एकजुट हुए, ये तो बहुत हुँ। समय के बाद दिखा। तो हुँ। जहाँ ज़रूरत है वो काम उन्होंने किया, लेकिन एकदम कहें कि लीड लेके पूरा तो शायद नहीं हुआ है और तो इसलिए अ, ऐसे एक कहा जाए मैं कहूँगा एक साइलेंट चुनाव में, इससे ज़्यादा तो हंगामा पहले ही था चुनाव में, तो हुँ। 5-6 महीना पहले ही ज़्यादा था। ये हुँ। मुद्दा, वो मुद्दा हाँ, ये सब था। एक एक बात और कहूँगा जो हम एंटी इनकम्बेंसी वाले से भी जोड़े या क्या किया है उसको बताना पड़ेगा। जो आरजी कर वाला मुद्दा था, हुँ। वो और उसके लिए बीजेपी ने उसको टिकट दिया, हुँ। उस बच्ची के माता को टिकट हुँ। दे दिया। हुँ। इसको ममता बनर्जी कितना मैनेज कर पाई हैं, ये मुझे ज्ञात नहीं ज्ञात नहीं है। लेकिन आरजी कार का जो मुद्दा था, वो पूरे बंगाल का भयानक मुद्दा। हुँ। ये तो हमको उस समय का याद है, हुँ। जिस प्रकार के जज़्बात थे, जिस प्रकार का रोष था। अ, उससे हो सकता है बीजेपी उसको महिलाओं को टैप करे, कि महिलाओं में तो उसको लेकर गुस्सा हो सकता है। जायज़ भी है और बहुत और टिकट-विकट देना वो सिम्बोलिज़्म है, एक पिक्चर वाला है। तो ये है अब उसको लेकर ममता ने कुछ-कुछ स्टेप तो लिए थे, लेकिन वो मुझे याद नहीं है। कुछ-कुछ स्टेप तो लिए थे, लेकिन डैमेज वो बहुत बड़ा हुँ। और इससे जब जोड़ा गया कि भई वो टीएमसी से कुछ जुड़े हुए लोग थे, हुँ। कुछ लोग थे जो कि इसको लिपा-पोती करने में ये हो गई, ये भी बात बीच में आई थी, सामने आया हुँ। है ना? हुँ। उसमें 1 आध 2 सस्पेंड जो हुए थे, वो तो टीएमसी में शामिल होके आजकल प्रवक्ता बने, हुँ। ये आप समझिए। हुँ। हुँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हुँ। थोड़ा तो दोनों मिला के अगर हम कहें, हुँ। तो बीजेपी तो सिम्बोलिज़्म को लेती ही है, इस चीज़ों को पकड़ती है। हुँ। लेकिन जो एक पूरा जो एक चुनावी बुखार होता है, हुँ। लगता है हम लोगों के पास,
या पूरी पत्रकार बिरादरी के पास ही इस बार थर्मामीटर ठीक नहीं लग रहा। थर्मामीटर। अब एक सवाल आखिरी, इस चर्चा के हम आखिरी दौर में पहुंच गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में जो किरदार है, वो मेरी समझ से देश के दूसरे हिस्सों में उसका किरदार है उससे अलग है। भारतीय जनता पार्टी मुख्य तौर पर ऊंची जातियों की और शहरी मतदाताओं की पार्टी मानी जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे दूसरी जगहों से समर्थन नहीं मिलता। मैं आमतौर पर जिसकी छवि है भारतीय जनता पार्टी की, वो इस तरह की रही कि वो शहरों में जल्दी उसका सिक्का जमता है और ऊंची जातियां उसे विशेष रूप से पसंद करती हैं। लेकिन बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नींव जो डाली, वो असल में ग्रामीण मतदाताओं के बीच में डाली। पहले शहरी मतदाताओं में तो अब प्रसार करने की कोशिश वो कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार तो शुरुआत में ग्रामीण मतदाताओं में हुआ, और ग्रामीण मतदाताओं में भी उसका प्रचार प्रसार हुआ कमजोर जातियों में। तो भाजपा ने ममता बनर्जी के खिलाफ जो झंडा उठाया, वो ग्रामीण मतदाताओं और कमजोर बिरादरियों के दम पर झंडा उठाया। अब वो दूसरी जगहों पर प्रसार अपना करना चाहती है और वहां पर जाना चाहती है, और कर भी रही है कोशिश। किस हद तक, कहां तक जाएगी, ये चुनाव बताएगा। तो ये जो एक विशेष स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, ये स्थिति जो भद्रलोक है, उसको ममता बनर्जी के पक्ष में, भद्रलोक जो ऊंची जातियों का है, शिक्षित बंगाल का शिक्षित वर्ग है, वो ममता बनर्जी का स्वाभाविक वोटर बनकर उभर आता है। फिर जो भाजपा के ऊपर एक बाहरी पार्टी होने का जो आरोप है कि ये लोग तो आएंगे तो फिर वो वेजिटेरियनिज्म का प्रचार करेंगे, वहां पे शाकाहारी भोजन का प्रचार करेंगे, और बंगालियों को मछली खाने से वंचित कर दिया जाएगा, हिंदी थोपेंगे बंगला के ऊपर, वगैरह वगैरह। ये सब जो बातें ममता बनर्जी ने चलाई हैं, जिसकी वजह से भाजपा वालों को मछली हाथ में लेकर चुनाव प्रचार करना पड़ रहा है, ये सब करना पड़ रहा है, वो अजीब सा दृश्य है जो है। तो इस सारी स्थिति को भी अगर समेट लें आप, मतलब इस जो एक ये अंतर्विरोध है या विरोधाभास है, इसको समेट लें, तो फिर आपको अंत में आप क्या टिप्पणी करेंगे? देखिए, विरोधाभास तो है ही। इसमें ममता का बंगाली प्राइड और बंगाली कल्चर और ममता दीदी, इस बारे में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। बीजेपी में जरूर कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है कि मतलब तात्कालिक रूप से स्थानीय वो कई तरह की ऐसी चीजें करते हैं जो सेंट्रल लेवल पर वो जो है ना उनका अपना विरोधाभासी हो जाता है। अब मछली को ही लेकर ले लीजिए, है कि नहीं? कई ऐसी चीजें जिसमें वो उसमें फंस जाते हैं। लेकिन आजकल दीन ईमान से कहाँ राजनीति हो रही है अभय जी। तो बात ये है कि किसी प्रकार से अगर जीतना है तो ये सब कुछ किया जाएगा जो किया जा रहा है। अब अचानक से मोदी जी कभी तो जीवन में झालमुड़ी नहीं खाए, लेकिन रोड साइड आके झालमुड़ी हिंदी में मांग लिए, बंगाली में मांगते तो ज्यादा अच्छा था, है ना? है कि नहीं? तो वो वाली बात है। दूसरा एक और चीज़ हमें कहना पड़ेगा कि देखिए ये मैं ऐसा मानता हूँ कि जो हिंदुत्व है, चाहे मुसलमानों के प्रति रवैया है, चाहे घुसपैठ है, ये सब आपस में ना एक-दूसरे से लिंक है। और इसको अगर चीज़ों को मिला-जुला के उसको प्रचार-प्रसार किया जाता है, और ये बीजेपी करने में उस्ताद है। तो जब हम पिछड़ी जाति या पिछड़े वर्ग को लेके आप रूरल बंगाल की बात कर रहे हैं, अभी भी रूरल बंगाल में हमको नहीं लगता है कि बीजेपी का कुछ ज़्यादा असर होगा, ऐसा मेरा मानना है। उसको ममता बनर्जी हर परिवार को जितने पैसे-वैसे सेवा-सुवा करते रहती है, जिसको रेवड़ी भी कहती थी बीजेपी, वो पर्याप्त है बंगाल जैसे राज्य, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर आपसे कहूँ कि ये जो मुसलमानों और घुसपैठ और आदि-आदि को लेकर जो हिंदुओं के बीच में एक बात प्रविष्ट प्रवेश कराई जाती है, उसका असर होता है। ये तो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ भी देखा हूँ। हाँ, वो एक प्रकार से इस तरह का नैरेटिव है कि आएँगे तो ऐसे घुस जाएँगे तो हम कम कर दिए जाएँगे, वो बदमाशी करते हैं, ये रेप करते हैं, कन्वर्सन करते हैं, फलाना ठिकाना इस तरह का। और ममता जी को ममता बानो जैसा बात कहा जाता है। आप तो तो वो भी स्ट्रैटेजी है कि ना सिर्फ रूरल बंगाल को मगर ममता को एकदम प्रो मुस्लिम ममता बानो बना करके उनको एक
ऐसा पोर्ट्रेयल किया जाए। ये पिछले है। लोकसभा चुनाव में भी बहुत किया गया था। ममता बेगम, ममता बानो, ये सब पिछले लोकसभा चुनाव में भी बहुत, खाला ममता, ये सब बोला गया था उनके बारे में, जो उसका असर नहीं हुआ था। पिछली बार बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में बहुत किया था ये। देखिए हाँ, देखिए एक चीज़ तो हमें देखना पड़ेगा ना, जैसे बंगाल की जो अगर डेमोग्राफी में ही ले लें, बंगाल के इलाकों को भी ले ले, अब महिला मुस्लिम मिल गए ना तो हमको तो लगता है 60 70-80 सीट तो ऐसे ही हो जाता है। ऐसे ही हो ये जाता है। हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ। 30% मुसलमान का, मान लीजिए कुछ कट गया हुआ, तो जो देने जाएगा अब किसको दे देगा? बीजेपी सही को तो बात। देगा नहीं। कोई विकल्प ही ये नहीं है उसके पास अब। एक किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा, किसी कांग्रेस कैंडिडेट को दे सकता है, किसी सीपीएम को दे सकता है, बीजेपी को तो वोट नहीं मिलेगा वो। तो अभी मुसलमान सीपीएम और ब कांग्रेस को किस हिसाब से देगा, इस वाले चुनाव में मुझे समझ उम्मीदवार नहीं। उम्मीदवार के लिहाज से कहा, जहां उनका तभी उम्मीदवार बढ़िया हो तो उसमें दे सकता है। हाँ, वो दे सकता है। हुमायूँ कबीर बहुत और ओवैसी का एक मजबूत किला बनता ना, तो ये बीजेपी को बहुत फ़ायदा होता। हुँ, ये हम समझते हैं, लेकिन वो नहीं होगा। ऐसा तो सब पूरा का पूरा ये हो गया, मतलब वो तो एक्सपोज़ जैसा हो गया। हुँ, दावा तो यही है एक्सपोज़ का। हुँ, वो वाली दिक्कत तो है और हुँ, बीजेपी के साथ कई और दिक्कतें हैं। एक किसी व्यक्ति ने मुझे कहा हुँ, कि बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया अगर अगर तो क्या होगा? हुँ, 72 थी, 144 हो जाएगा, इससे तो ज़्यादा नहीं हो सकता ना। हुँ, हुँ, ये किसी व्यक्ति का कहना। हुँ, तो यही है हुँ। बस। बहुत-बहुत धन्यवाद सतीश जी। हम लोगों ने कई पहलुओं के ऊपर, कई पहलुओं को छुआ और उनको खोलकर नई परख के दर्शकों के सामने रखने की कोशिश की। बंगाल का चुनाव देश के अन्य चुनाव के मुकाबले, आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि ये एक बहुत जटिल चुनाव है और महत्वपूर्ण चुनाव है। इसमें जो घटित हो रहा है, उसको घटित हो जाने से पहले पूरी तरह समझ लेना और बता देना अपने ये आप में चुनौती। एक लास्ट लाइन मैं कमेंट ज़रूर ज़रूर, करूँगा, नहीं तो ज़रूर, उल्टा हो जाएगा। ज़रूर। देखिए, मैं कहता रहा हूँ कि अगर ममता बनर्जी हार जाती है, हुँ, ममता बनर्जी हार जाती है और ममता बनर्जी जीत जाती है। वो ममता बनर्जी अगर जीत जाती है, हमको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत दुःख की खबर हो। हुँ, ये बात मैं बहुत पहले से कहता हूँ क्योंकि भविष्य की राष्ट्रीय राजनीति को भी तो हमें ध्यान में रखना है। जब 2024 में 240 आ सकता है, तो आगे भी तो ज़रूरत पड़ सकता है। इसी में कहीं पता पड़े कि इसी में ज़रूरत पड़ जाए। जी, जी, जी। हैं और ममता बनर्जी का इतिहास भी रहा है, वो तो एनडीए की सरकार में मंत्री भी रही, हुँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल में। जी, जी। तो ये सब चीज़ों को भी हमें ध्यान में एक फ़िगर करना चाहिए कि ममता जीत जाए अ, जाती है, तो हमको नहीं लगता है कि बीजेपी बहुत, बहुत दुखी होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।